वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही, बट मैं कनेक्ट हो गया? हेलो, एम आई कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके। सो वेकेशंस कैसी रही? बढ़िया। बढ़िया। ठीक ठाक। मतलब पढ़ाई हुई? टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो। वाह। सर dy/dx के बराबर। ओहो हो, क्यों मन नहीं किया? dy/dx का मतलब क्या टाइम है? नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। पर अब तो घर में रहते हुए काफी टाइम हो गया, तो घर में तो एक सिटिंग बन जानी चाहिए अपन को। फेस्टिवल में गेस्ट भी आते। अच्छा, इसी चक्कर में टेस्ट किया। चलो, अब तो फिर जो टाइम बचा उसी में मेहनत करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हम लोग काइनेटिक्स में लास्ट में मैकेनिज्म की बातें कर रहे थे, आई गेस, है ना? हमने यहीं तक वाइंड अप किया था शायद। यस सर। ओजोन का। हाँ। सो द टॉपिक इज अगेन मैकेनिज्म एंड द रेट लॉ। तो बेसिकली क्वेश्चन इज कि अगर आपको एक मैकेनिज्म, किसी रिएक्शन का प्रपोज कर दिया गया, आपको मैकेनिज्म गिवन है, उस मैकेनिज्म से आपने रेट लॉ डिराइव करना है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? कोई प्रोसेस के लिए आपको मैकेनिज्म दिया होगा, उस मैकेनिज्म से आपको रेट लॉ बनाना है। सो नाउ देयर कैन बी क्वेश्चन ऑफ 3 टाइप्स। तो टाइप 1, 2, 3 को अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। mechanism say how to predict, problem is how to predict rate law from given mechanism। इसमें फर्दर अपने पास कैटेगरी या क्लासिफिकेशन करते हुए कि इफ rate determining step is given to you and second case if rate determining step is not given। मैकेनिज्म के अंदर आपको एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मैकेनिज्म तो मिला था, मैकेनिज्म जो भी दिया हुआ था उसमें एक बार रेट डिटरमिनिंग स्टेप मेंशन कर दिया और एक बार रेट डिटरमिनिंग स्टेप मेंशन नहीं किया। अब ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इफ आरडीएस इज गिवन टू यू, इसमें फर्दर कुछ केस बन जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, केस इज इफ rate determining step contains an intermediate and if rate determining step does not involve an intermediate। तो क्वेश्चन बेसिकली अगर 3 तरह का बनेगा तो वो इसी टाइप 1 में 2 क्लासेस ऐसा बन सकता है, या क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, रिएक्शन इज गिवन टू यू 2NO2 plus F2 gives 2NO2F। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन और आपको इसके लिए मैकेनिज्म प्रपोज है। मैकेनिज्म इज NO2 F2 के साथ मिलके बना रहा है NO2F प्लस F
एंड सेकेंड स्टेप में NO2 F के साथ मिलके बना रहा है NO2 है। So this is step number 1, this is step number 2, और आपको ये भी दे दिया गया क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप अगर आपको मेंशन कर दिया गया है, लेट्स से दिस इज सेइंग दिस इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप देते वक्त कई बार वो ऐसे लिख देंगे, यहाँ का रेट कांस्टेंट अगर K1 है, यहाँ का रेट कांस्टेंट K2 है, तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा जाएगा स्लो स्टेप, हो सकता है वो ऐसे लिख दे K1 इज लेस देन K2। जिस स्टेप का रेट कांस्टेंट छोटा होगा that step is considered as small, that step is considered as slow step, and you know that किसी रिएक्शन की ओवरऑल रेट हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं यहां चेक करूं, every step of a mechanism is counted as elementary step. This is like one step, this is like second step, तो यहां की मॉलिक्यूलरिटी 2 काउंट होगी, यहां की मॉलिक्यूलरिटी 2 काउंट होगी, क्योंकि दो स्पीशीज आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं, दो स्पीशीज आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं, तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2। और क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन। सर ने नॉट डिफाइंड किस केस के लिए बोला? ओवरऑल प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूलरिटी। ओके सर। वीडियो अटक गई ना? हाँ भाई। यस हाँ सर। हाँ यार, ऐसा लगता है अपने से नेटवर्क चलेगा। मैं सोचा था मेरा ही नेटवर्क गया। हाँ यार, अब यहाँ पे भी पावर कट तो नहीं हो गया? पहला क्लास था आज। सर के कैमरे पे फॉग जम रहा है क्या? अभी आपका नेटवर्क चला हेलो। गया था। हाँ, अभी गया था नेटवर्क, अभी आ गया ना? यस सर। ओके। यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप, तो मैं स्लो स्टेप के ऊपर, क्योंकि एवरी स्टेप एलिमेंट्री है, एवरी स्टेप, तो एलिमेंट्री स्टेप पर लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाएगी, तो मैं लिख दूंगा स्लो स्टेप, क्योंकि रेट डिसाइड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of NO2 raised to power 1, which is its coefficient, and F2 raised to power 1. सर एलिमेंट्री यहाँ पर जो ऑर्डर है, एलिमेंट यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर मैंने इस एलिमेंट्री स्टेप के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन होल्ड करते हुए लिखा। ओवरऑल प्रोसेस इज नॉट एलिमेंट्री, क्योंकि एलिमेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस जो सिंगल स्टेप में हो। मैकेनिज्म जब प्रपोज हो गया जिसमें मोर देन वन स्टेप आ गए, सो दिस रिएक्शन इज नो मोर एलिमेंट्री। इस रिएक्शन को देख के आप ये नहीं कह सकते रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 रेज टू पावर 1। दिस इज रॉन्ग। कभी भी किसी रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखना है, पहले हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म अगर पता होगा तो स्लो स्टेप के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के आपने रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखते वक्त स्लो स्टेप के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हो, तो आप ये बोलोगे इस रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर स्लो स्टेप से ही डिसाइड होगा। सो ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर कोई मुझे कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं कहूंगा इट इज 1 + 1 2। NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 1, F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 1। स्लो स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइन करते वक्त मैं यहाँ पे अब इन नंबर को ऐड कर सकता हूँ। एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप K1। सो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो, ये भी बता दिया जाए विच स्टेप इज स्लो, तो स्लो स्टेप के अंदर
आपने ये देखना है कि क्या यहाँ पर जो दो चीजें रिएक्टेंट साइड में आ रही हैं, क्या उनमें से कोई इंटरमीडिएट तो नहीं? Obviously, this is reactant. This is reactant. This step is, if rate determining step, none of the intermediate is being appeared on the reactant side. इसलिए रेट लॉ में यहाँ पर इस वक्त दोनों चीजें, जो दोनों टर्म्स आपको दिख रही हैं, वो दोनों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिख रही है। तो मैं कह दूंगा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर इज 2, इंटरमीडिएट होने पे क्या दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेप। अभी सिर्फ मुझे सुनना है, अगले 10 मिनट के बाद पूछिए। द सिंपलेस्ट केस इसी टाइप का क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। आपने बस ये देखना कि मैकेनिज्म आपको अगर गिवन मिल गया, स्लो स्टेप को देखना है, स्लो स्टेप में देखना है दोनों तरफ कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो डायरेक्टली आपने लिख देना लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के, यहाँ जितने कोएफिशिएंट्स आपको दिए होंगे आप उसके हिसाब से उसका ऑर्डर बता दोगे डायरेक्ट। नाउ द केसेस, अगर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ इसमें अभी कोई पूछने वाला था, मैंने जिसको बीच में रोक दिया था मेरे भाई। सर अगर वो इंटरमीडिएट होता तो क्या होता? वही करने लगा। ओके और सर जो श्री एफ आरडीएस इंटरमीडिएट नहीं है क्या? आरडीएस है वो हमेशा ही एलिमेंट एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री, मैकेनिज्म का एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री। ये स्टेप हमेशा होगा। एलिमेंट्री है, ये स्टेप एलिमेंट्री हमेशा, क्योंकि जब आप कोई मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हो तो आप उसके जब स्टेप लिख रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, दिस इज वन स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। यानी कि अब इसमें NO2 F2 डायरेक्ट कोलाइड करके ये दोनों बना रहे हैं, NO2 F डायरेक्ट कोलाइड करके NO2 F बना रहे हैं। दिस स्टेप इज एलिमेंट्री, दिस स्टेप इज एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप प्रोसेस। दिस इज सिंगल स्टेप, दिस इज सिंगल स्टेप, and overall when you combine the both steps you get your overall reaction. This is not single step, overall reaction is multi step। सर कभी कंपेरेबल नहीं हो सकते? This is not elementary, this is elementary, this is elementary, and if this step is slow, this is fast, then this rate constant is less than this. Now let's take the case number 2। हाँ सर इसमें एफ भी तो वही है ना, इंटरमीडिएट। F इंटरमीडिएट है ना, F2 थोड़ा ना इंटरमीडिएट है, F2 तो रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रिएक्टेंट है। सर लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा आरडीएस के लिए हम लोग लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन हर उस स्टेप के लिए लग सकता है जो एलिमेंट्री हो, और एवरी स्टेप एलिमेंट्री है। लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे भी लगा सकता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे भी लगेगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा? स्लो स्टेप। नहीं सर, अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस स्टेप के लिए रेट कैसे लिखोगे, मैं लिखूंगा रेट इज K2 into concentration of this into concentration of this, पर उस स्टेप का रेट ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड नहीं कर रहा, क्योंकि वो फास्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन आप इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, पर लॉ ऑफ मास एक्शन जिस पे भी लगा रहे हो उनमें से वही रेट को डिसाइड करेगा जो स्लो स्टेप में आ रहा है। सर स्लो कोई एक्सपेरिमेंटली हो सकता है क्या जो एक्सपेरिमेंट से आता है? पहली बात तो ये जितना भी आप स्टडी करते हो, ये आपने जो मैकेनिज्म प्रपोज किया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ही प्रपोज किया, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। एक्सपेरिमेंट्स करवाने के बाद उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए ये स्टेप्स लिखे जाते हैं। दोनों स्टेप्स कंपैरेबल रेट के हो सकते हैं? फिर दोनों में से मतलब ये कहना चाह रहे हो क्या किसी मैकेनिज्म में मोर देन वन स्लो स्टेप हो सकते हैं? नहीं सर, यानी जैसे स्लो और फास्ट में तो ये रहता है कि कंपेरेबल हो गए। हाँ सर, कंपेरेबल होगा, जैसे एक का 50 है एक का 40 है। हाँ, जैसे किसी का 50 है किसी का 40 है, उस टाइप से ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। फिर सर उसमें आरडीएस 40, जिसका लोअर होगा वो हमारा आरडीएस हो। कैन आई रेस? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's take another example. Suppose question is you are given the reaction is 3ClO minus giving you ClO3 minus plus
2Cl minus. This is your overall process. और आपको बोल दिया गया derive rate law and its mechanism is step 1 is 2ClO minus giving you ClO2 minus plus Cl minus. Step 2 ClO2 minus plus ClO minus giving you ClO3 minus plus Cl minus. यहाँ का रेट कांस्टेंट K1, यहाँ का रेट कांस्टेंट K2, and suppose it is given to you that K1 is less than K2. ये डाटा आपको दिए। अब आप मुझे बताओगे व्हाट इज रेट लॉ? व्हाट इज रेट लॉ? What is rate law with this data? K1 This into is step CL one. minus ClO This is minus step Q one. whole square. R2. So rate of reaction is rate constant K1 times ClO minus का स्क्वायर। तो आप बोल दोगे क्योंकि इस रिएक्शन में ClO3 माइनस का कोएफिशिएंट 3 था, अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप की होती, अगर यही स्टेप RDS होता तो रिएक्शन का ऑर्डर ClO माइनस के साथ रिस्पेक्ट में 3 होता, जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है कि ClO माइनस की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। एंड बिकॉज दिस ऑर्डर, दिस पावर नंबर, दिस एक्सपोनेंट नंबर इज नॉट मैचिंग टू दिस कोएफिशिएंट, hence this reaction definitely being not carried out in the one step. It's a multi-step process. Reaction is not elementary, but जब आपने मैकेनिज्म प्रपोज किया, हर स्टेप एलिमेंट्री होगा। और ये भी हमेशा ध्यान रखना, कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है इस वक्त तो मैंने आपको मैकेनिज्म दिया था, आपने रेट लॉ बता दिया। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपको मैकेनिज्म में 4 तरह के मैकेनिज्म दे दिए जाए और पूछा जाए कौन सा मैकेनिज्म सही है, तो ये इंश्योर कर लेना वही मैकेनिज्म सही होगा जिसमें सारे स्टेप्स को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन बने। अगर आपको चारों ऑप्शन में मैकेनिज्म अलग अलग दे दिए जाए और पूछा जाए व्हाट इज द करेक्ट मैकेनिज्म मस्ट बी दैट वन वेयर एडिशन ऑफ ऑल द स्टेप विल गिव यू द ओवरऑल प्रोसेस। ये ना हो कि उनको ऐड करके देखा, अरे वो तो ओवरऑल प्रोसेस बन ही नहीं रही थी, आपने सीधे ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सर ओवरऑल बिना को किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर आना चाहिए, बिना कुछ मल्टीप्लाई के, जस्ट ऐड करते हुए, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, जस्ट ऐड करना। हर स्टेप को ऐड कर दिया और देखा ओवरऑल रिएक्शन बन गई, वो मैकेनिज्म सही। सर अगर सर आपने अगर वो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, डिवाइड नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा, 2 ऑप्शन मैकेनिज्म के लिए कभी नहीं भी। सर हाँ, जैसे आपने ये स्टेप 1 स्टेप 2 लिख रखी है, ये ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 में स्टेप 1 ये की है, अच्छा, ये ये स्टेप 2 और ये स्टेप 1 कर दिया। नहीं सर यही ना कि ये मैंने स्टेप 1 और ये स्टेप 2 कर दिया, वो ऐड किया, ओवरऑल रिएक्शन बन गई। अगले केस में इसको मैंने स्टेप 1 बोल दिया और इसको मैंने स्टेप 2 बोल दिया, यही तो उस होगा केस अगर में क्या मोर देन वन करेंगे? करेक्ट मिलेगा। Yes, sir. उस केस में आपको वो कोई डाटा देगा जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। हो सकता है उसमें ऑर्डर दे दिया जाए, फिर ऑर्डर देख के आप डिसाइड कर लोगे कौन से मैकेनिज्म में स्लो स्टेप को वाकई में उसी हिसाब से रखा गया जिस हिसाब से यहाँ ऑर्डर है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सर अगर स्टोइशियोमेट्री का रेशियो चेंज हो जाए तो मतलब जैसे ये 3-1-2 है ना, स्टोइशियोमेट्री का रेशियो यहाँ कैसे चेंज कराना, मतलब नहीं सर मतलब जैसे 2 ऑप्शंस हैं और ऐड करने में डबल आ जाए, नहीं, गलत है। बस ऐड करके सिर्फ ये बननी चाहिए, बस 3-1-2, ये नहीं होना चाहिए 6-2-4। हाँ तो मान लीजिए क्वेश्चन ही में 6 to 4 दे दिया, क्वेश्चन में 6-4 दे दिया तो फिर उसके हिसाब से ही होगा। तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना। यार पहली बात तो अगर उन्होंने यहाँ 6-2-4 करके दिया है ना, तो वो आपके मैकेनिज्म की ऑप्शंस ही ऐसी होंगी
कि जिसमें बिना कंफ्यूजन के आप सारे स्टेप्स ऐड करो तो वो 624 बन रहे होंगे, क्योंकि नहीं, हर वो स्टेप की नहीं मॉलिक्यूलरिटी। हाँ सर, ये मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर तब क्या आएगा। हाँ, तब उसके स्लो स्टेप पे अगेन इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्लो स्टेप। हाँ तो फिर भाई ऑर्डर स्लो चेंज होगा स्टेप ना। में जो पावर, जो कोफिशिएंट होगा वही डिसाइड होगा ऑर्डर। अगर स्लो स्टेप में यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है और यहाँ 6 है तो ऑर्डर तो 4 कहलाएगा, फिर 6 क्यों कहलाएगा? तो फिर ऐसे तो सब मतलब एक रिएक्शन का ऑर्डर तो एक ही होगा ना, तो केवल स्टोइकियोमेट्री चेंज करने से ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है। डेफिनेटली नहीं चेंज होता है। तो इसमें तो इस किसी केस में क्या वो रिएक्शन का एलिमेंट्री नहीं होगी ना। एलिमेंट्री स्टेप ही नहीं होगा ऑब्वियसली, क्या क्योंकि नहीं होगा? जब भी आपको मैकेनिज्म दिया जाएगा सारे स्टेप्स एलिमेंट्री होंगे। एलिमेंट्री स्टेप को देख के आपने ऑर्डर डिसाइड करना है और कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना। अच्छा, मतलब ये एजम्पशन है कि स्टेप्स एलिमेंट्री हैं। यार अभी तो कितनी देर से ये बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म के हर स्टेप एलिमेंट्री होता है। मैकेनिज्म के सर स्टेप्स 4 हो होंगे भी नहीं सकता है एलिमेंट्री। ना। आगे बढ़ो, फालतू का क्वेश्चन। सर एक डाउट था सर, क्या आरडीएस ऐसा ही है कि जो पहले स्टेप होगा वही आरडीएस होगा? तो हाँ, अब ये जो क्वेश्चन पूछा ना कि क्या पहला स्टेप ही आरडीएस होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। केस 2 देखते हैं, उसमें ये इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। केस 2 इज if RDS is given but some intermediate is involved in the slow step. For example, let's take an example, एक reaction given है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रही है and its mechanism given is ozone decomposing to O2 plus O, and this step is reversible, that is given to you with the rate constant for forward step is K1, rate constant for backward step is K2. And O plus O2 gives O3, sorry, 2O2, और यहाँ का रेट कांस्टेंट गिवन है K3, and this is given to you, this is fast, this is slow. इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जहां भी आपको पूछा जाएगा कि रेट लॉ क्या होगा। डिराइव रेट लॉ। अब यहां पर देखो, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। तो पहली बात तो अभी जिस स्टूडेंट ने पूछा था क्या हमेशा फर्स्ट स्टेप ही स्लो होगा, नहीं, ये वही टाइप का केस आ गया जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो नहीं। क्या स्लो स्टेप में कभी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता दिख सकता है? बिल्कुल दिख सकता है। O इज एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन इज इंटरमीडिएट, और कभी अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट आ गया तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, उस केस में रेट लॉ कैसे बनाना है? तो सबसे पहले तो यहां पर नियम है। क्या नियम है? रेट लॉ कैनॉट कंटेन इंटरमीडिएट टर्म। So intermediate must be concentration term of intermediate must be eliminated using concentration of reactant, product or catalyst
सपोज कोई ये कहता कि इस स्लो स्टेप के बेस पे हम रेट लॉ लिखते, तो मैं ऑब्वियसली ये लिखता रेट ऑफ रिएक्शन इज rate constant for the slow step into concentration of atomic oxygen, nascent oxygen into concentration of ozone. इंटरमीडिएट की लाइफ टाइम बहुत छोटी है, इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल, उसका तो लाइफ टाइम ही, वो तो बहुत कम मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है, इसकी कंसंट्रेशन तो हम पता ही नहीं कर सकते, इसलिए इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ में नहीं आ सकता। आप अगर किसी की कंसंट्रेशन पता कर सकते हो तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता कर सकते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता कर सकते हो, कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन पता कर सकते हो, क्योंकि कैटालिस्ट ने ओवरऑल रिएक्शन में तो कहीं हिस्सा लेना नहीं, कैटालिस्ट की तो कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे आर एटलीस्ट मोर स्टेबल देन एनी इंटरमीडिएट, उनकी कंसंट्रेशन को स्टडी किया जा सकता है। इंटरमीडिएट तो किसी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में बनने वाली एक ऐसा स्पीशीज है जिसका लाइफ टाइम ही इतना स्मॉल है कि आप उसकी कंसंट्रेशन कैसे बता सकते हो? वी कैन नेवर प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसलिए रेट लॉ में कभी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व अगर होगा तो आपको इसकी कंसंट्रेशन को किसी मैथमेटिकल टेक्निक से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब वो कैसे करोगे? दिस इज एटॉमिक ऑक्सीजन, और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि फर्स्ट स्टेप में ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो यहां से मुझे O कंसंट्रेशन, एटॉमिक ऑक्सीजन की जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, इसको अब मैं लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो मैंने अपने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि आई कैन रिप्लेस दिस नंबर विद दिस नंबर के इक्विलिब्रियम टाइम्स O3 अपॉन O2 into concentration of O3. This is constant, so this is overall rate constant of reaction K dash, and this represents O3 square into O2 raised to power minus 1. तो यहां से हमें एक्सप्लेन होता है कब किसी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है किसी की रिस्पेक्ट में, कब रेट लॉ में प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जहां इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इंटरमीडिएट स्लो स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं तो उस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन रिमूव करने के लिए उसके रेट लॉ में आपको प्रोडक्ट टर्म दिख सकती है, यानी कि रेट लॉ कैन कंटेन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट इफ इंटरमीडिएट इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्लो स्टेप। तो जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें फास्ट और स्लो स्टेप दे दिए गए पर स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को आपने किसी तरीके से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट, सब्स्टिट्यूटिंग दैट ओवर इन दिस इक्वेशन, यू विल फाइंड कि फाइनल रेट लॉ रिएक्शन का ये एक्सप्रेस होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टर्म्स दिखेंगे, intermediate term कहीं नहीं दिखेगा। Catalyst can appear in the rate law, reactant can appear in the rate law, product can appear in the rate law, but intermediate cannot appear in the rate law. तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस हमने देखी, इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मैं कहूंगा ओजोन के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बन गया 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओवरऑल। Any doubt?
सर आयनिक, अगर आयनिक रिएक्टेंट्स हो और आयनिक ही प्रोडक्ट हो, तब तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, उसमें बहुत ही फास्ट होती है वो रिएक्शंस तो आयनिक की। तो अभी जितनी भी फास्ट होती हो हम उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता करते ही हैं। अगर कोई रिएक्शन अच्छा, प्रोवाइडेड और रिवर्सिबल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यस सर, यस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वहां पर रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल होती है। ये डेरिवेशन हम खुद तभी कर सकते हैं जब इक्विलिब्रियम में चल रही हो रिएक्शंस। यानी ये बोलो कि जब आपका फास्ट स्टेप रिवर्सिबल, कि ये सब हम तब कर सकते हैं अगर हमारा फास्ट स्टेप रिवर्सिबल हो। ठीक है, यस सर। सर सर, ऊपर वाले slow O2 की और slide नीचे वाले को O2 की कंसंट्रेशन तो सेम ही है ना? दोबारा बोलो। सर जो फास्ट स्टेप में और स्लो स्टेप में O2 है उनकी कंसंट्रेशन सेम है ना? फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप में O2 की कंसंट्रेशन हाँ। क्यों, कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। जो कंसंट्रेशन यहाँ पे O2 की है वही कंसंट्रेशन यहाँ में O2 की है, यस सर। ये तो नहीं हम कह सकते। सही है। सर रिएक्शन तो मतलब वो साथ नहीं हो रही जरूरी होगी थोड़ी, ना? वो तो हम ओवरऑल रिएक्शन के रेट लॉ के लिए ऐसा लिख रहे हैं, रेट लॉ बनाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ये थोड़ा ना कह सकते कि यहाँ जो O2 का कंसंट्रेशन है वही यहाँ। अच्छा, मतलब मैं समझ गया, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एट ए गिवन टाइम सेम सब्सटेंस कैन नॉट हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, जैसे आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में करते थे। हाँ यस सर। हाँ हाँ, सर। अच्छा, ठीक है, आई गॉट, सही है, उस अगर कंटेक्स्ट में बोल K3 रहे हैं। इक्विलिब्रियम में होता तो बोल सकते हैं थे ना? दोबारा बोलो। अगर K3 इक्विलिब्रियम होता, अगर रिएक्शन जो स्लो स्टेप इक्विलिब्रियम होता तो बोल सकते थे ना O2 की तब कंसंट्रेशन। बोल सकते थे, हाँ ठीक है। सर तो है या नहीं है? यार ये अगेन डिपेंड करता है ना। पहली बात तो जो तुम कह रहे हो ना कि यार अगर हमारा K3 हमारा स्लो स्टेप है, हम ये कह सकते हैं कि O2 की कंसंट्रेशन जो है वो डिसाइड कौन कर रहा है? O2 की कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहा है ओजोन का कंसंट्रेशन, एटॉमिक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। अगर ये स्टेप मेरा स्लो है तो मैं कहूंगा O2 की कंसंट्रेशन कंट्रोल ओजोन ही कर रहा है, बीच में इंटरमीडिएट तो हमने हटा ही दिया। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या कर, जब हम लिख रहे हैं, लिखते वक्त हम क्या कर रहे हैं, अगर इधर से ए अमाउंट डिकम्पोज किया, ए माइनस एक्स बना, ये एक्स और एक्स बना, फिर अगली बार मैंने लिखा कि ये एक्स जैसे बना, एक्स माइनस वाई बना और यहाँ वाई बन गया, ये 2y बन गया। तो काउंट करने के लिए मैंने बोला दोनों स्टेप में ऐड कर दो, अगर यहाँ x था ये y 2y बना। काउंट करते वक्त मैंने किया x प्लस 2y। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे चलेगी जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में देखते हैं। यू गॉट योर आंसर? हाँ ओके सर। सर ये फास्ट वाली स्टेप की जो K है फॉरवर्ड की, वो टाइम का फंक्शन होगा क्या? टाइम का फंक्शन कहाँ से हमने बना दिया k को? सर मतलब जैसे नीचे O2 जब Equilibrium बनता constant जाएगा, क्या? सर मैं लीच एटलियस प्रिंसिपल से बोल रहा हूँ कि नीचे जब O2 बनता तो जाएगा तब है ना जब तुमने रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तब डिस्टर्ब कर दी। वो तो हम ओवरऑल रिएक्शन पे लगाते हैं जब रिवर्सिबिलिटी। यहाँ आपने हर एक सिंगल स्टेप के लिए क्यों लगा रहे हो? लाइक उससे क्या मिलेगा निष्कर्ष, मतलब क्या कंक्लूड करना चाहते हो उससे? नहीं सर, मुझे इससे लग रहा है कि ये O2 जैसे जैसे बनता जाएगा तो वो रिएक्शन को आगे नहीं आने देगा, तो वो रिएक्शन को स्लो करता जा रहा है। देखो O2 अगर बन रहा है ना तो O2 डिकम्पोज भी हो रहा है। O2 अगर Yes. बन रहा है तो O2 डिकम्पोज भी हो रहा है। आप सिर्फ O2 को देख के सीधा नहीं कह सकते कि यील्ड आपको कितने मिलेगी। यील्ड एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। आप बस इस पे इतना बता सकते हो कि जब आपको फास्ट और स्लो स्टेप दे दिए गए, मैकेनिज्म से रेट लॉ कैसे बनाए। तो आपने ये कैसे बोला कि कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी? कैटालिस्ट का ओवरऑल रिएक्शन में तो इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा फाइनली तो उसने निकल ही आना बाहर। सर तो जैसे रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन अगर स्लोली हो रही है तो सर एक टाइम पे सर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इंटरमीडिएट में तो कैटलिस्ट हो ही सकता है ना? यार वो डिपेंड करता है कि तुमने K1 K2 का अगर कंपैरिजन देखा है, K1 इज मतलब ये देखना चाह रहे हो कि O2 से मतलब O जब बना इसकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है या फॉरवर्ड जाने की, वो तो K2 K3 का कंपैरिजन हो जाएगा। वो एक अलग चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज। नहीं सर, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो स्लो, जैसे अपनी वो वाली होती है रिएक्शन सर हाइड्रोजनेशन की, हाँ इथेन्स में, तो सर उसमें जो अपन कैटलिस्ट डालते हैं वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखता है कुछ टाइम के लिए वो बीच में। इंटरमीडिएट, वो जिस इंटरमीडिएट को तुम बोल रहे हो ना कि कैटालिस्ट ने हाइड्रोजन को अपने सरफेस Yes, में sir. एब्जॉर्ब किया, HH का बॉन्ड Yes, ब्रेक sir. हो गया, Yes, वो sir. इंटरमीडिएट से आगे प्रोडक्ट बना। हाँ अब क्या कह रहे हो हाँ, उस इंटरमीडिएट तो सर
मान लेते हैं कि वो रिएक्शन स्लोली हो रही है, तो एक टाइम पे जब वो इंटरमीडिएट बना है, जब उसने एचएच पकड़ के रख रखे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो मतलब कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन तो कम हुई ना उस टाइम पे। मान लो कुछ ऐसा किया मैंने, यहाँ कैटालिस्ट है कोई, यस सर। और मैं इससे ये कुछ करवा रहा हूँ। कैटालिस्ट ने तो अपना सरफेस प्रोवाइड किया हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। यस सर। कैटालिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड करा, उसकी कंसंट्रेशन कहीं कोई खत्म नहीं हो रही, वो अच्छा, एक सरफेस फिनोमिना बस। तो सर लेकिन जैसे कुछ रिएक्शन वो वाली होती है जिसमें जैसे ब्रोमीन रेडिकल वाली भी रिएक्शन होती है, उसमें ब्रोमीन वो तो पहले। इंटरमीडिएट है फिर से, यस सर, या इंटरमीडिएट रेडिकल है वाला, वो। हाँ, तो सर वो कैटलिस्ट निकला है। कैटालिस्ट नहीं है। मतलब तुम ये अच्छा। कह रहे, एक बार अपना वाला पूरा बोलना पॉइंट दोबारा से। सर जैसे अपन कोई सी रिएक्शन में ब्रोमीन रेडिकल प्लस कुछ अल्काइल है सर। मान लो, अच्छा मैं समझ गया, तुम ऐसा कुछ करवा रही हो। मान लो मैंने परऑक्साइड डाला, यस सर। आरओ रेडिकल बना। यस सर। आरओ रेडिकल ने किसी रिएक्टेंट 1 से प्रोडक्ट करके इंटरमीडिएट बनाया। यस सर। ओवरऑल जब पूरी रिएक्शन को देखोगे, कैटालिस्ट का तो कोई रोल नहीं होना। हाँ सर, ओवरऑल में नहीं होगा, लेकिन कोई एक ऐसा टाइम होगा ना जब कैट ये तुम्हें जो ऐसा लग रहा होगा कि कैटालिस्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम नहीं हो सर, जैसे इस रिएक्शन में ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि यहाँ पे कैटालिस्ट की ब्रेकिंग हो गई, यस सर। और फिर वो तो कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन तो घट गई, हाँ सर, ये ROOR ऐसा ना। की। यस सर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये स्टेप सपोज मेरे लिए अगर आरडीएस होता तो ये डायरेक्ट रेट लॉ में दिखता। अगर ये स्टेप मेरे लिए आरडीएस में होता तो ये क्योंकि इंटरमीडिएट है, तो इसे हटाने के लिए मैं फिर से कुछ ऐसी टेक्निक लगाता, इसकी कंसेंट्रेशन इसकी टर्म में लिख देता, ओवरऑल रिएक्शन के रेट लॉ में कैटालिस्ट अपीयर हो जाता। अच्छा ठीक है सर। सर अब अगर एक सवाल स्लो आप लोगों ने करना है, वेट, सर स्लो एक क्वेश्चन स्लो दे रहा हूँ। सर एक डाउट था सर, स्लो स्टेप रुक अगर रुक 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 रिवर्सिबल मेरे होता। भाई सुन, रुक 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 रुक, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन करो और उसके बाद मेरे को अपने क्वेश्चन पे लेके आओ तुम्हारे। क्वेश्चन इज, एक रिएक्शन गिवन है H पॉजिटिव reacting with HNO2 and aniline, and you are getting benzene diazonium as an intermediate. ये कोई प्रोसेस है। H प्लस प्लस HNO2, यहाँ का रेट कांस्टेंट K1, यहाँ का रेट कांस्टेंट K2, दिस इज H2NO2 plus and H2NO2 plus Br minus, यहाँ का रेट कांस्टेंट K3, giving you NOBr plus water and NOBr plus aniline producing benzene diazonium plus Br minus plus water. This is given to you fast step. यहाँ का रेट कांस्टेंट K4, यहाँ का रेट कांस्टेंट K3. This is slow step and this is fast step. This is step number 1, step number 2, step number 3. और ओवरऑल ये रिएक्शन आपको ये गिवन है. दिस इज ओवरऑल प्रोसेस. अब इस मैकेनिज्म के बेस पे इसी टेक्निक को देखते हुए रेट लॉ डिराइव करके दो. डिराइव रेट लॉ. दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जिसके लिए मैकेनिज्म के 3 स्टेप दे दिए गए.
और आपको पूछा है डिराइव रेट लॉ। सबसे पहले तो ये चीज देखो, स्लो स्टेप कौन सा है? सेकंड। स्लो स्टेप पे पहले रेट लॉ लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज सर Br minus upon HNO2 rate constant for this reaction K3 into concentration of H2NO2 plus into concentration of Br minus। अब मैंने आपसे स्टेटमेंट पूछी, इज दिस रेट लॉ फाइनल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन? नो सर कैन आई कॉल दिस एज ओवरऑल रेट डिटरमिनिंग, मतलब ओवरऑल रेट लॉ इज दिस नो नहीं, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स? बिकॉज क्या H2NO2 इंटरमीडिएट है। H2NO2 प्लस इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। इंटरमीडिएट कैन नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तो इसको क्या करूं? इसे हटाना है। किसके टर्म्स में इसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है? सर रिएक्शन HNO2 प्रोडक्ट के टर्म्स सर, में किसी HNO2 terms? सर 1 upon K1 HNO2 कर सकते हैं ना इसकी जगह। तो अब अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे लिखना हो H2NO2 प्लस की कंसंट्रेशन, आई विल डिटरमिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? K1 by K2 rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction. This I can write it as concentration of H2NO2 plus upon concentration of H plus into concentration of HNO2। यहां से जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ रही है आपके पास, दिस नंबर इज K1 by K2 टाइम्स H plus का कंसंट्रेशन into HNO2 का concentration. Now I will put it in this expression. तो ये क्या बन जाएगा? K3 K1 by K2 into concentration of H plus into HNO2 into Br minus. Overall reaction की rate, overall rate law of the reaction will be this, and this is overall rate constant of the reaction. अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये जो मेरा HBr है, ये इस रिएक्शन में सपोज कोई कह दे कैटालिस्ट है, सपोज कोई ऐसा मुझे बोल दे कि मैंने HBr को कैटालिस्ट डाला था, तो मैं बोलूंगा ओके दैट इज अपीयरिंग इन द रेट लॉ। क्योंकि अगर कोई मुझे ये कह दे कि Br माइनस ने किसी एक स्टेप में पार्टिसिपेट किया, अगले स्टेप में वो बाहर आ गया, और यहाँ एरो के ऊपर अगर Br माइनस लिखा, इसका मतलब Br माइनस जो भी HBr से आ रहा है वो Br माइनस का सोर्स, डेफिनेटली हम उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सब Br माइनस इंटरमीडिएट स्पीशीज नहीं है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई Br नेगेटिव मैंने ऐड किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप में यूज हुआ और थर्ड स्टेप में निकल भी आया। अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई मैंने ये जो HBr लिया था ना, HBr को मैंने एसिडिक मीडियम जनरेट करने के लिए लाइक ए कैटालिस्ट यूज की, तो मैं कहूंगा ठीक है, उस केस में हो सकता है फिजिकली HBr एज ए कैटालिस्ट रेट लॉ में आ रहा है। सर Br माइनस अगर रेट लो में आ रहा है तो इसको कैटलिस्ट बोलना ठीक होगा? क्यों नहीं? क्योंकि ये देखो ना, Br माइनस ने रिएक्शन में हिस्सा भी लिया, फर्स्ट सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में जनरेट भी हो गया। अच्छा, इंटरमीडिएट स्पीशीज, ये मेरा डेफिनेटली इंटरमीडिएट स्पीशीज है। यस सर। इसमें तुम क्या कर रहे हो? HNO2 पर अटैक करवा रहे हो, H प्लस बनवा के, वो आगे कुछ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन ऐड कर दूं, तो मुझे पहले एक चीज ये बताओ, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन ऐड करके क्या मुझे Br माइनस कहीं लिखा दिखेगा? अगर मैं सारे स्टेप्स ऐड कर दूं, Br माइनस तो मुझे कटा हुआ दिख रहा है। यस सर। है ना? यस सर। सर लेकिन पर Br Br माइनस रेट लॉ में तो आ गया। यस सर। इसका मतलब क्या? Br तो इसको माइनस इंटरमीडिएट कैटलिस्ट नहीं, यस सर कैटलिस्ट नहीं बोलना, कैटलिस्ट बोलेंगे सर। कैटलिस्ट बोलेंगे। यस, वेरी गुड सर। लेकिन क्योंकि जब मैं तीनों स्टेप ऐड कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा मुझे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पर अगर फिर भी Br माइनस मेरे रेट लॉ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब Br माइनस मेरे लिए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा था।
मतलब आई वांट टू टीच यू हाउ कैटलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। तो लेकिन कैटलिस्ट का काम तो रिएक्शन को फास्ट करना होता है, यहाँ पे तो Br माइनस कर दे। की और सर यहाँ पे तो Br माइनस नहीं होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं बिल्कुल हाँ भी। तो कोई बात नहीं, ये देखो हम ये कह देंगे कि हमारे कैटलिस्ट में 5 स्टेप में, मतलब अगर ये स्टेप मेरे लिए भले ही स्लो है, ये रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, हम कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ाई, मैं कहूंगा कैटलिस्ट ने एक इंटरमीडिएट बनाया जो इंटरमीडिएट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया। हाँ सर, लेकिन इस केस में तो अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं ना। रिएक्शन भी नहीं हो रही, मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर कैटलिस्ट नहीं डाला, मतलब अगर मेरे कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन 0 है, डाली नहीं, यानी कि वो रिएक्शन अनकैटलाइज्ड हो ही नहीं सकती। सर हो तो जाएगी कैटलिस्ट के बिना सेकंड और थर्ड को ऐड कर। नो, ये कोई जरूरी नहीं होता। एक मिनट, अगर कोई मेरे लिए ये मैकेनिज्म प्रपोज कर रहा है और अगर मेरा कैटलिस्ट रेट लॉ में आ रहा है, तो अगर कोई ये कह दे कि Br माइनस की कंसंट्रेशन 0, यानी कि हमने कैटलिस्ट नहीं डाला, तो उस केस में इस हिसाब से तो रेट 0, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कैटलिस्ट का काम रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना है। ट्रू, ऑलवेज ट्रू। क्या हर बार कैटलिस्ट रेट लॉ में आएगा? ये जरूरी नहीं है। अगर मेरे कैटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट उस स्टेप में हो रही है जो स्टेप स्लो है, तो मेरा कैटलिस्ट टर्म रेट लॉ में दिखेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार कैटलिस्ट वाली टर्म हमें स्लो स्टेप में मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे मैं ये कैसे कह रहे हैं कि कैटलिस्ट चाहिए ही? अगर हमने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डाला, यानी कि कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन 0, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट 0। वो तो इस मैकेनिज्म जो प्रपोज किए हैं कैटलिस्ट होते हुए उसके लिए आ रहा है ना। अगर कैटलिस्ट ना अगर होता मैकेनिज्म अगर हमारे लिए ये मैकेनिज्म जस्टिफाइड ना होता, ये मैकेनिज्म आया कहां से है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंट ने इसे सपोर्ट किया, तभी ये मैकेनिज्म लिखा गया है। इससे अगर कोई मैकेनिज्म प्रपोज है, वो ऐसे नहीं हवा में बन के आ गया। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ओनली दिस कि नंबर 1, इंटरमीडिएट को कैटलिस्ट से आप डिफरेंट कैसे पाओगे? इंटरमीडिएट भी एक स्टेप में बनेगा, अगले स्टेप में कंज्यूम होगा। कैटलिस्ट भी एक स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, एक स्टेप में बन रहा है। पर रेट लॉ में फाइनली आपको इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा, कैटलिस्ट में अपीयर में। लेकिन तो वो जब भी कभी हम ओवरऑल में हमेशा कैटलिस्ट रहेगा। ओवरऑल जो रिएक्शन लिखेंगे उसमें कैटलिस्ट हमेशा अपीयर होगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो स्लो रहेगा उसके बिना। लेकिन वो कैटलिस्ट के बिना वो रिएक्शन स्लो रहेगी। हाँ बिल्कुल। सर किसी रिएक्शन में स्लो स्टेप, मतलब स्लो स्टेप रिवर्सिबल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर, तो सर होता ही उसके होगा ना सर, कोई सा भी स्टेप कंप्लीटली रिवर्सिबल थोड़ी ना। कैसे लिखेंगे? मान लो उससे भी टीडीएस इक्वेशन लिख लो, उससे भी टीडीएस केस देखते हैं। हमें मैकेनिज्म में यही नहीं गिवन कि स्लो स्टेप कौन सा, ना ये गिवन है फास्ट स्टेप कौन सा। उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? नहीं सर, अगर स्लो स्टेप रिवर्सिबल है तो उस केस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? बताऊंगा ना, वही तो हम करेंगे। ओके। अगर मान लो हमें कोई भी, अगर हमें जरूरी नहीं कि लाइक स्लो स्टेप रिवर्सिबल है या फास्ट स्टेप रिवर्सिबल है, एनी ऑफ द स्टेप रिवर्सिबल है। बेसिकली उसमें आपको इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन अगर लिखनी आ गई तो बहुत कुछ आपके हाथ में आता है। मतलब मैनी ऑफ द क्वेश्चन जो इन दोनों टाइप्स के बाद आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वो थर्ड केस में कंप्लीट होंगे। जितनी भी थॉट्स अगर और आती हैं, यार ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, वो शायद आपका थर्ड टाइप ऑफ द प्रॉब्लम विल कंप्लीटली रिमूव ऑल दोस। बट फिलहाल जो मुझे अभी तक आपको मैसेज देने थे
तो आपको पहला मैसेज ये, स्लो स्टेप में अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो वो केस तो बहुत सिंपल है। अगर स्लो स्टेप में कभी इंटरमीडिएट आया तो इंटरमीडिएट वाली टर्म को रिमूव कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। इंटरमीडिएट की टर्म रिमूव करने का तरीका क्या होगा, फास्ट स्टेप रिवर्सिबल दिया होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर टफ से टफर साइड में आता है तो वो ये आता है। पहली बात तो मैंने जितना भी अभी आज पढ़ाया है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो वो इस कैटेगरी से पूछा जाता है कि मैकेनिज्म दे दिया, स्लो स्टेप दे दिया, फास्ट स्टेप रिवर्सिबल बता दिया, और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया गया कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन उसमें कैसे रिड्यूस की। बट अगर कोई आपसे ऐसे स्टेटमेंट बोल दे, रेट लॉ कैन कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड इंटरमीडिएट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। इंटरमीडिएट नहीं होगा। अगर कोई बोले क्यों नहीं आ सकता इंटरमीडिएट, क्या रीजन दोगे? इंटरमीडिएट जैसा कोई चीज उसका बहुत ही कम समय के लिए बनता है। उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन नहीं इंटरमीडिएट कर की सकते। लाइफ टाइम इतनी छोटी होती है कि आप उसकी कंसंट्रेशन मेजर कैसे करोगे। इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को अगर कुछ मेजर करना है तो वो हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की टर्म में ही बताया जाएगा। नाउ द थर्ड टाइप इज, सर रुक जाओ, इफ in mechanism we are not given RDS, let's say for example the case is, ये एक रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म आपको ऐसे दे दिया गया। फर्स्ट स्टेप इज O3 giving you O2 plus O with rate constant K1, O2 plus O giving you O3 with rate constant K2, and third step is O3 plus O given to you is giving 2O2 और यहाँ का रेट कांस्टेंट K3 है और आपको बोला डिराइव रेट लॉ। वेरी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक केस 3, बट मैं सिखा जरूर रहा हूँ कि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन कभी कहीं आ गया तो छोड़ के नहीं आना। तो ये तो पिछला ही केस हो गया। नहीं, पिछला सर- कैसे हुआ? सर मैंने इसमें बताया कौन सा स्टेप स्लो है? अच्छा, क्या मैंने ये बताया कोई स्टेप रिवर्सिबल है? तो सर 1 और 2 को यूं लिख सकते हैं ना कि 1 वाली रिवर्सिबल है। बिल्कुल लिख सकते हैं 1 और 2 वाली को, लेकिन मैंने उसको वैसे मेंशन नहीं किया जैसे रिवर्सिबिलिटी के साइन में देखा, तो मैं अब वो यूज नहीं करने वाला K1 by K2 is K इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी मुझे उन्होंने ये कुछ ऐसे करके नहीं लिख के दिया। सर यहाँ पे सम तीनों का ऊपर वाली रिएक्शन नहीं आ रही शायद। चेक करना एक बार, हो सकता है मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैंने लिखने में कोई गलती ना की। O3 giving you आ रही है सर। O2 plus O giving you O3 and O3 plus O giving you 2O2 आना चाहिए। चेक नहीं सर, आ रही है। ओके सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इन सच केसेस while deriving rate law, we assume an approximation called steady state approximation. सर नहीं आ रही है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बच गया।
यस सर, नहीं आ रही। यस सर। ओके। तो O3 का भी होगा सर से प्रॉब्लम। सर पहली दो स्टेप एक तो ओ बच रहा है ना सर पहली हाँ, अब सर, एक चीज एटॉमिक ये ऑक्सीजन चेक बच करो, रहा है। एक मिनट, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सर प्रोडक्ट भी पुराने रिएक्टर। O3 भी कैंसिल हो गया, और तो O3 एक O O3 बचा रह बच गया है ना, यस सर। O बचा रह गया एक, सही बोल रहे हो? नहीं सर, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि नेट रिएक्शन तो थर्ड रिएक्शन आ जाएगी इसको ऐड करने पे। इसको नहीं ऐड मैं करने कह पे रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को हाँ ऐड सर, किया। हाँ तो सर थर्ड स्टेप नेट स्टेप आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड तो पूरी एक आपस में मिनट, कट गई। मैं चेक कर लूँ। O3 गिविंग यू O2 प्लस O, यही है। O2 प्लस O गिविंग यू O3, यस। O3 प्लस O गिविंग यू 2O2, ये कैंसल। बेसिकली तो उन्होंने क्या किया हुआ है मैं बता रहा हूँ, इसको ना ऐसा लिख के दिया हुआ है, ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, और वो ये कहना चाह रहा है O3 प्लस O गिविंग यू 2O2, जैसा हमने पिछला केस किया था, बस उसमें इस यस स्टेप सर, को अलग स्टेप लिख के दिए। यस सर। इसको सर, as 1 it और is 2 ऐसे को देखो, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे देखो, ये मत कहो कि इन तीनों को ऐड करके हमारी ये रिएक्शन नहीं बन रही। मतलब बेसिकली 2 को तो ऐड करने का मीनिंग भी नहीं है। हाँ, 2 को ऐड करने का मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब फिर ये दो स्टेप का मीनिंग ही क्या था? मतलब जो स्टेप बेसिकली रिवर्सिबल है ना, जिसको उन्होंने इरिवर्सिबल की फॉर्म में अलग अलग दिखाया हुआ है, उनको ऐड मत करो। जस्ट कंसीडर इट लाइक दिस सिचुएशन, और अब ऐड करके देखो क्या ओवरऑल प्रोसेस बन रही है। यानी कि इनको ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सो डोंट काउंट लाइक दिस कि हमने इनको ऐड कर दिया। आप बस इसे लाइक एक स्टेप की तरह ये देखो, इसमें ये ऐड कर दो, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम जब कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें प्रपोज्ड है, कहीं भी मेरे को रिवर्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, तो मैं कहीं अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा के इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन रिमूव नहीं करूंगा। बट अगर कोई ये कह दे अरे यार ये तीनों स्टेप ऐड किए, हमारी रिएक्शन तो बनी नहीं ये वाली, तो फिर अपने लिए अब ध्यान रखना, दोनों स्टेप को ऐड नहीं करना ये वाले। आप ये कहोगे कि लाइक जस्ट उन्होंने इस रिवर्सिबिलिटी को अलग अलग इरिवर्सिबिलिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया, बस तरीका लिखने का अलग। Now what does steady state approximation technique? This says that concentration of intermediate remains constant for significant period. And change in concentration of intermediate with time is 0. पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। लिख लिया? Can I start explaining? 1 minute sir. Noted? यस सर। यस सर, यू कैन। चलो अब देखना, यहां पर हम क्या अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन,
तो ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रिसाइज मेथड। हम ये कह रहे हैं, सपोज फॉरगेट अबाउट दिस मैकेनिज्म, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें मैंने ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, ओवरऑल रिएक्शन ए से सी है। इसका मान लो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, बी मेरा इंटरमीडिएट है। स्टार्टिंग में 0 टाइम पे मेरे पास बी की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं थी, 0 टाइम पे तो सारा ए था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ए से बी बना, पर बी साथ के साथ कंज्यूम होता जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि बी की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी बनती है, साथ के साथ ये फास्टली डिकम्पोज करता है। We assume like this कि B का कंसंट्रेशन इस ग्राफ की तरह कुछ देखो। अभी कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है। सपोज 0 टाइम पे मेरे पास B तो था नहीं, तो B की कंसंट्रेशन तो 0 थी, पर क्योंकि B एक इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम तो कम है, तो अगर वो बनेगा तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, यानी कि उसकी डिसोसिएशन इज वेरी फास्ट। इसलिए बी की कंसंट्रेशन कोई खास डेवलप नहीं हो पाती। द मोमेंट वो बनता है वो साथ के साथ टूटता जा रहा है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम इज सो स्मॉल दैट बी डिकम्पोजेस सो फास्ट कि बी की कंसंट्रेशन बेचारी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ नहीं पाती। ये जो पीक भी दिख रही है, दिस पीक इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइक नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। मेजॉरिटी टाइम में तो बी की कंसंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच करती है हमेशा। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर मेजर पीरियड ऑफ द टाइम, इस रीजन से इस रीजन में बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, एंड दिस कंसंट्रेशन की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर है वो टेंडिंग टू 0, लाइक कंसंट्रेशन इज सो स्मॉल इंटरमीडिएट की, लाइक 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻10, 10⁻⁻8, पर वो जितनी भी कंसंट्रेशन है दैट इज काउंटेड लाइक प्रैक्टिकली कांस्टेंट। हम ये कह रहे हैं कि भाई बी बेचारा जैसे ही बनता है ना, थोड़ा बहुत बनता है, इनिशियली बी बना, पर जैसे बी बना वो फास्ट फास्ट टूटता गया, तो बी की कंसंट्रेशन तो कभी भी पनप ही नहीं पाती, वो बेचारा थोड़े इंक्रीज करता है, साथ के साथ टूट जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द रिएक्शन, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन दिस इज सो स्मॉल दैट दिस कंसंट्रेशन, ये जो मैंने कांस्टेंट रखा, दिस नंबर इज वेरी लेस, एंड दिस कंसंट्रेशन इज सो लाइक कांस्टेंट टाइप, क्योंकि ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूं ग्राफ। लाइक दिस, कि मैं कह रहा हूं मेजर टाइम पीरियड के लिए तो कंसंट्रेशन में चेंज आया ही नहीं। ये तो तभी होगा नेचुरल सी, हाँ ये तभी होगा, ये तो तभी होगा ना जब बी से सी की रेट बहुत ज्यादा हो, और वो होगी भी। खुद सोचो, अगर बी इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट इज हाईली एनर्जेटिक, इंटरमीडिएट इज वेरी अनस्टेबल स्पीशीज, तो उसका बनना ज्यादा फेवरेबल होगा या उसका टूटना ज्यादा फेवरेबल होगा? टूटना ज्यादा फेवरेबल। ऑब्वियसली ये तभी होगा जब आपका बी से सी वाला स्टेप फास्ट हो, जो कि मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम टाइम यही होता है, जितने मर्जी ऑर्गेनिक के रिएक्शन देख लो। यस सर, यस सर। यानी कि इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन जो है ना, अगर ये नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पर उसकी पीक आई हुई है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। ये मैंने इसी ग्राफ का थोड़ा सा जूम वर्जन में शायद दिखाया, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरमीडिएट बेचारा द मोमेंट बनता है, उसका टूटना तो उससे कहीं फास्ट है, उसकी लाइफ टाइम इतनी स्मॉल है कि उसकी कंसंट्रेशन तो थ्रू आउट द रिएक्शन टेंडिंग टू 0 वाले नंबर के साथ प्रैक्टिकली वैसे ही रह जाती है। कोई ये कह दे नहीं सर प्रिसाइजली बात करो, तो मैं कहूंगा प्रिसाइजली अगर बात करनी है तो हम ये कह देंगे बिगिनिंग में ये जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा उसको इग्नोर कर दो, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन फिनिश होने पे जा रही होगी, तो बी की कंसंट्रेशन तो बिल्कुल ही 0 बन जाएगी। तो किसी ने कहा नहीं सर ये भी हम ऐसे देख रहे हैं,
हम ऐसा मान के चल रहे हैं बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट रही, बढ़ी फिर कांस्टेंट रही और लास्ट में 0 हो गई। मतलब उसने कह दिया सर आप इस ग्राफ को भी ना और जूम कर दो, आपको ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। यानी कि वो ये कह रहा है जब बी भी खत्म हो गया, पूरे का पूरा रिएक्शन फिनिश ही हो गई, तो बी तो अब पूरा 0 की तरफ अप्रोच कर गया। तो मैं कहूंगा ठीक है, तो अब हम इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड में देखें, मेजर टाइम के लिए तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह गई, तो हमने अपने रेट ऑफ रिएक्शन को इसी टाइम पीरियड में काउंट किया है। हालांकि अगर कोई कहे ना मैंने ये भी काउंट कर लिया, मैं कह रहा हूं कर या ना कर, ये नंबर भी तो टेंडिंग टू 0 है। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है। किसकी कंसंट्रेशन? इंटरमीडिएट की। मतलब अगर कोई मुझे ये कह दे ये 0 था, ये बढ़ के 10⁻10 बना, 10⁻10 से घटता 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 10⁻11 आया, 10⁻11 से 0 गया, तो यार आप 10⁻10 10⁻11 अगर ये भी काउंट कर रहे हो तो बेसिकली तो बहुत ये बोल रहे हो कि प्रैक्टिकली वो सब चीजें कांस्टेंट की तरफ ही चल रही है। सो पॉइंट इज कि बेसिकली इंटरमीडिएट का बनना उतना फेवरेबल नहीं है जितना इंटरमीडिएट का टूटना फेवरेबल है। इसलिए इंटरमीडिएट बेचारा अपनी एक सफिशिएंट हाई कंसेंट्रेशन तो कभी अचीव ही नहीं कर पाता, अनलेस आप ये कह दो हमारा इंटरमीडिएट इज वेरी स्टेबल। उस केस में मैं कह सकता हूं कि ये पीक थोड़ी ऊपर जा सकती है। पर अगर कोई ये कह दे कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आप कांस्टेंट किस हक से बोल रहे हो, मैं कहूंगा इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन डीकंपोज ज्यादा होता है, ज्यादा रफ्तार से होता है एज कंपेयर टू उसका फॉर्मेशन। सर इसलिए प्रैक्टिकली तो वो लाइक 0 ही रह जाता है हमारे लिए। यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। सर ये सब जो भी आपने बोला ये तो तभी पॉसिबल है ना जब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप हो। अगर सर स्लो स्टेप सेकंड स्टेप हुई तब तो सर इंटरमीडिएट वैसे ही एक्सेस में बन चुका। ठीक है ना, एक मिनट मेरी बात सुन। अगर फर्स्ट स्टेप तूने नहीं मैं नहीं बोल रहा, तू अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल। सर ये जो आपने वहीं से बोलियो, ये सब तो तभी पॉसिबल है ना। हाँ सर, ये सब तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगी। अगर फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप हुई तब तो बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर करेक्ट। अब मैं फिर तेरे से यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बी वाला स्टेप फास्ट कब हो सकता है? अगर बी को तू क्या बना ले, मोर स्टेबल लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। क्या इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं क्या? नो। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। सर एक दो रिएक्शन में तो होते ही, कुछ रिएक्शंस में तो होते ही है ना। जितने भी होते हैं वो रहते तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से कम स्टेबल रहते हैं। यस सर। इंटरमीडिएट तो हमेशा ही लेस स्टेबल। यस सर। हाईली एनर्जेटिक। इंटरमीडिएट का डिसोसिएशन मैक्सिमम रिएक्शंस में हमेशा फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। मैं यहाँ पे तुम्हारी इस बात को पार्शियली एग्री कर जाऊंगा कि सर अगर सपोज करो हमारा इंटरमीडिएट कोई कार्बोकेटाइन है और अपने कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस भी दे दी, एरोमेटिसिटी दे दी, बड़े कुछ फैक्टर दे दी। यस सर, जैसा वो एरोमेटिक वाला केस होता है वाला। मान लो कि हाँ एरोमेटिक दे दिया, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन बना दिया। यस सर। सिग्मा रेजोनेंस मैं कहूंगा चलो दे दिया, उससे आपने क्या किया? वो तो फिर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना इस कार्बोकेटाइन का किसी दूसरी रिएक्शन के केटाइन, तब तो दो डिफरेंट केटाइन का कंपैरिजन करवा रहे हो। नहीं सर, मैं इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी से नहीं बोल रहा था। जैसे अपने को पता है कि कुछ रिएक्शंस में सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होती है, तो उसमें भी बीच में इंटरमीडिएट बना ही होता है ना। हाँ बना ही होता है, बिल्कुल होता है। तो सर उस टाइम पे ग्राफ फिर चेंज हो जाएगा ना, तब तो उसमें ग्राफ में चेंजेस क्या आ जाएंगे? ये पीक ऊपर चली जाएगी बहुत अच्छी। ये बी बस पीक ऊपर चली जाएगी। यस सर। और लेकिन सर ये जब गिरेगी भी ना तो मेजर टाइम के लिए तो ये स्लोप, ये मतलब कंसंट्रेशन में चेंजेस हमारे लिए ये कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। लाइक ये ग्राफ कुछ ऐसा, तो मैं कह दूंगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड के लिए तो कंसंट्रेशन मेरे लिए कांस्टेंट ही है। शार्पली फॉल करेगी। हाँ शार्पली फॉल करेगी। हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं बाकी पार्ट। हाँ बिल्कुल। यानी कि सर इससे मतलब कितना बन रहा है, मतलब इससे वो कितना देर तक रहेगा वहां पर? दोबारा बोलो क्या?
मैं सुन नहीं पाया। इसका मतलब अभी कोई बोला था, इसका मतलब क्या? इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम, उससे मतलब इससे कि वो कितना देर प्रेजेंट रहेगा। हाँ, वो कितना देर प्रेजेंट रहेगा वो तो उसकी लाइफ टाइम पे डिपेंड करता ना, कि उसको एग्जिस्ट करने का टाइम कितना मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट आप चाहे जितना मर्जी स्टेबल बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से तो वो हाईली अनस्टेबल है, तो उसकी डिसोसिएशन इज वेरी फास्ट, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन तो टेंडिंग टू जीरो की तरफ ही रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। इसलिए हमारे लिए उसकी कंसंट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस टाइम के साथ आए ऐसा नहीं पॉसिबल। तो यानी कि अगर ये जो भी मैं बोल रहा था ना, कि अगर कोई कह दे नहीं सर कंसंट्रेशन पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट रही और लास्ट में बिल्कुल खत्म हो गया, तो मैं कह दूंगा ड्यूरिंग द मिड पीरियड फॉर द लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम हम फिर इसी रेंज में अपनी अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए रेट लॉ डिराइव कर रहे हैं। कि अगर मैंने टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट की बात की, तो अगर कोई कह दे नहीं जी बिगिनिंग में तो इंटरमीडिएट बना, लास्ट में इंटरमीडिएट खत्म हो गया, बीच वाले टाइम पीरियड में आपने कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, मैं कहूंगा ठीक है, फिर मैं इसी रेंज में अपनी अप्रोक्सीमेशन को वैलिड कर रहा हूं, कम से कम मेरी अप्रोक्सीमेशन लार्ज टाइम इंटरवल तक तो वैलिड हो ही रही है। सो विद दिस अब आपने क्या करना है, आपने अब क्या करना है, जहां भी कहीं इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन दिखेगी उसे कांस्टेंट कंसीडर करते हुए उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जीरो से इक्वेट करना। हमेशा ऐसी प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करनी है तो इंटरमीडिएट का रेट, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, उसे जीरो से इक्वेट कर देना, Yes, sir, assuming that the intermediate की कंसंट्रेशन will be constant। हाँ सर, तो इसका अब उसको रेट जीरो होगा, भले कांस्टेंट या तो नेग्लिजिबल हाँ, अमाउंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो सकती है और अच्छी अमाउंट, ज्यादा अमाउंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो सकती तो है। भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर, तो इसलिए कॉमन उन दोनों में कॉमन यही है कि डी ये इंटरमीडिएट का रेट को जीरो है। यस सर इंटरमीडिएट थ्योरेटिकल होता है ना, तो दोबारा बोलो। इंटरमीडिएट थ्योरेटिकल होता है ना, तो फिर हम रेट नहीं कंसंट्रेशन नहीं, इंटरमीडिएट थ्योरेटिकल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरेटिकल, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे लिखने लगा हूं, अब उसको देखना। सबसे पहले तो मुझे ये सिखाना है इस रिएक्शन के लिए हमने रेट कैसे, चैप्टर की बिगिनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना सीखा। -1/2 DO3/dt which is equal to 1/3 DO2/dt. This is the rate of reaction. अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहे यहां पर DO/dt कैसे लिखोगे, मतलब क्योंकि O यहां बन भी रहा है, O यहां टूट भी रहा है, O यहां टूट भी रहा है, तो अगर मुझे DO/dt लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले ध्यान से समझना। इस स्टेप को अगर मैं ऐसे लिख दूं -DO3/dt is equal to DO2/dt is equal to DO/dt is equal to K1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ O3, मतलब O के बनने की रफ्तार इतनी है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फ्रॉम द सेकेंड स्टेप -DO2/dt is equal to -DO/dt is equal to DO3/dt is equal to K2 times concentration of O2 into concentration of O। यार ये स्टेप जो लिखा ये समझ में आया, फ्रॉम द स्टेप नंबर 1, फ्रॉम द स्टेप नंबर 2। यस सर। यस सर। सबको आई होप ये लिखना तो आ जाएगा ना। तो स्टेप 3 में क्या लिखोगे, यहां से -DO3/dt is equal to -DO/dt is equal to 1/2 DO2/dt is equal to K3 times concentration of O3 into concentration of O।
अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो मैं किस चीज को अप्लाई कर रहा हूं? जब मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द थर्ड स्टेप लॉ ऑफ मास एक्शन इज K3 into तो ये मैंने किस हक से लगाया? लॉ ऑफ मास एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेप है। एलिमेंट्री स्टेप नॉन एलिमेंट्री प्रॉब्लम। अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि O का नेट चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे बताए, ये तो बता रहा है O के रेट ऑफ फॉर्मेशन को, ये बता रहा है O के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को, ये बता रहा है O के रेट के डिसअपीयरेंस को, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? नेट रेट ऑफ O, नेट रेट यानी कि इसकी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का सम, दैट विल बी K1 टाइम O3, ये माइनस साइन अगर उधर ले जाओ माइनस K2 टाइम्स O2 इंटू O, और ये माइनस साइन इधर लगा दो माइनस K3 इंटू O3 इंटू O। ये बताओ, मैंने यहाँ पे जब बोला ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O बता रहा है, O के डिसअपीयर होने की रेट ये है, O के डिसअपीयर होने की रेट ये है, तो अगर मैं इन तीनों स्टेप को ओवरऑल नेट देखूं, नेट O का कंसंट्रेशन, मैं कहूंगा ये उसका अपीयरेंस का रेट है, ये उसका डिसअपीयरेंस का रेट है, इनका ओवरऑल सम O का नेट रेट है। जीरो। बताओ ये चीज पता लगी? यस सर। यानी कि इस इक्वेशन से मीनिंग समझाओ मुझे क्या लिखा है। मैंने ये चीज क्या बताने की कोशिश की? अपीयरेंस का रेट, अपीयरेंस सर, अपीयरेंस ऑफ रेट, कि O का बनने का रेट, अपीयरेंस का रेट, ये जब मैं माइनस साइन ले गया इधर, ये डिसअपीयरेंस, डीके का रेट, फिर से ये माइनस इधर लगा दिया तो ये भी डीके, तो ये बनने का रेट और ये नेट डिसअपीयरेंस होने का रेट, तो ओवरऑल रेट फॉर O इज लाइक दिस। वो अलग बात है अगर ये नंबर डोमिनेटिंग हो गए इससे, तो नेट O की रेट डिसअपीयरेंस वाली बन गई। अगर यही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है और ये ओवरऑल साइन इनको सॉल्व करके प्लस आया, तो वो नेट O का रेट अपीयरेंस का माना जाएगा। सर इसमें 1/3 भी आएगा ना? कहां पर? मतलब do/dt आपने जो लिखा है उसमें do/dt को क्यों? यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 थे ना। हाँ तो हमने ऐड किया ना तीनों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसको पहले माइनस लगाया, इसको माइनस लगा और तीनों को ऐड कर दिया। नो, यही तो समझा रहा हूँ। इसे 3do/dt नहीं लिखा मैंने। ये क्या कहना चाह रहा है? ये O की बनने की रफ्तार है। रेट इज नॉट यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट like this plus this is giving you 3 times do/dt। नो, हम ये कह रहे हैं अगर O के बनने की रेट ये है, O के डिसअपीयर होने की ये रेट है और O के डिसअपीयर होने की ये रेट है, तो ओवरऑल O की नेट रेट आप ऐसे लिखोगे। तुम्हारे वाले क्वेश्चन को मैं एक एंटरटेन कर रहा हूं, अगर याद हो तो पैरेलल रिएक्शन में जब हमने किया था A gives 2B और A gives let's say 3C, यहां का रेट कांस्टेंट और यहां का रेट कांस्टेंट जब अलग था, A यहां भी डीकंपोज कर रहा था, A यहां भी डीकंपोज कर रहा था, तो नेट रेट हमने A के लिए K1 प्लस K2 टाइम्स A किया था ना। याद आया कुछ? यस सर। सो आई जस्ट वांट टू मेक दिस एंश्योर कि भाई ये माइनस नंबर इधर लगा दो, ये माइनस नंबर इधर लगा दो। अगर मैं तब इन नंबर को ऐड कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऐड इस तरीके से कर रहा हूं do/dt प्लस do/dt प्लस do/dt 3do/dt। कैन यू टेल मी मैं क्यों नहीं कर रहा हूं उसे 3do/dt? क्योंकि हम क्या बताना चाह रहे हैं? ओवरऑल रिएक्शन का ओवरऑल O का रेट कितना है, ओवरऑल A के बनने की रफ्तार और ओवरऑल O के टूटने की रफ्तार, उसका नेट सम जो भी आएगा वो दिखाएगा O का ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस। और वैसे भी आप जानते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ समथिंग और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ समथिंग में कभी कोएफिशिएंट्स नहीं आते, वो तो वैसे भी विदाउट कोएफिशिएंट्स लिखी जाती है। यस सर। और सर ये अगर कोई मुझे सम जीरो होगा ना? हाँ वो लगा रहे हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है? O इंटरमीडिएट है हमारा, तो इस नंबर को 0 होना चाहिए। अब मुझे ये चेक करके बताओ, अगर कोई मुझे ये कह दे do3/dt नेट वैल्यू do3/dt लिखनी हो तो कैसे लिखते?
नेट वैल्यू ऑफ माइनस के DO3 by dt माइनस का माइनस K1 के माइनस K1 K1 O3 into O3 माइनस प्लस K2 का O2 माइनस plus K2 प्लस प्लस K2 K2 O2 प्लस O2 K2 plus K2 into O2 into O माइनस K3 O3 माइनस K3 into minus O3 K3 into O3 into O। और अगर DO2 by dt लिखना हो K1 O3 K1 O3 माइनस K2 O2 आगे माइनस K2 O2 O माइनस K2 O2 K2 O2 into O। अब आगे बताओ प्लस 2K3 प्लस O3 प्लस 2K3 O3 ये 2 नंबर इधर 2K3 into O3 into O। अब इन तीनों नंबर में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक किस पे लगेगी? इस इंटरमीडिएट वाले रिएक्शन में को देख के बताओ। दिस इज O योर पे रिएक्टेंट, लगेगी O पे दिस इज योर प्रोडक्ट, ओनली दिस इज योर इंटरमीडिएट, राइट? सर आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताइए तो। दोबारा बोलो, क्या क्या क्या? सर आपने अभी क्या बताया, फिर से बताइए ना। मैंने ये बताया कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक किस पे लगती है, रिएक्टेंट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर या इंटरमीडिएट में? सर इंटरमीडिएट। करेक्ट। तो इंटरमीडिएट के लिए वो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक क्या कहती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट है वो जीरो होना चाहिए। yes, तो मैं इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर सकता हूं, इन्हें नहीं करूंगा। सो अप्रोक्सीमेशन will be applicable on the intermediate, not on this. ओके सर। तो अब मुझे इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करके मुझे एटॉमिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बताओ कितनी आएगी। What will be the concentration of O? Solve this equation now and tell me what is the concentration of atomic oxygen you are getting. K1O3 upon K1O3 K2O2 upon plus K3 K2O2 K1O3 upon plus K3O3 K2O2 plus K3O3. Okay. So this is giving you concentration of O is equal to atomic oxygen is K1 into concentration of O3 upon K2 into concentration of O2 plus K3 into O3। यहाँ पर इतना आ गया, ये आ गया ना आपका, सबका आया? यस सर। अब यहाँ से अगर कोई मुझे ये कह दे DO3 by dt ये मेरे लिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, तो मैं इस नंबर की वैल्यू पता करने लगा। माइनस DO3 by dt इज इक्वल टू, इसमें मैं अब यहां पर O की कंसंट्रेशन पुट करने लगा। आई एम गोइंग टू पुट द कंसंट्रेशन ऑफ O। तो ये मेरे लिए बन जाएगा K1 into O3 माइनस O कॉमन, ऊपर वाले में ना, बीच वाले में ना करेंगे, सॉरी बीच वाले में माइनस K1 into O3 प्लस K2 into O माइनस K3 into O कॉमन, और ये बन गया K2 into concentration of O2 plus K3 into concentration of O3। तो अब यहाँ पे मैं O की कंसंट्रेशन पुट करने लगा हूं, जो आप लोगों ने ये निकाली थी। दिस बिकम्स माइनस K1 into O3 माइनस K1 into O3 माइनस K3 O3 आएगा ना वहां। मैंने कॉमन ही निकाल दिया। हाँ माइनस करेक्ट, मैंने माइनस कॉमन निकाला या प्लस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा K2O2 माइनस K3O3, यहां माइनस आ गया। तो अब यहां से मुझे ये एक्सप्रेशन पुट करने लगा हूं, K2 into O2 प्लस K3 into O3 अपॉन K2 into O2 माइनस K3 into O3। और जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख लेगा हूं। जब आप एलसीएम वगैरह लेके पूरा चाहे क्रॉस चेक कर लेना, आपको फाइनल एक्सप्रेशन ये मिलेगा माइनस K1 K3 प्लस होगा का ना स्क्वायर, एक मिनट यार, K2 into O2 प्लस K3 into O3।
मैंने ये बोला कि जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे ना, पूरा जब आप इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बनेगा। और ये एक्सप्रेशन आपने निकाला क्या है, dO3/dt। दिस विल बी दिस एक्सप्रेशन। और लास्ट में यहां से आप ये चीज बता सकते हो, आप -1/2 dO3/dt, ये नंबर माइनस साइन के साथ मैं इधर लगा रहा हूं और 2 नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस। और आपको पता है ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन थी ओवरऑल। सो दिस इज ओवरऑल रेट लॉ। अब इस ओवरऑल रेट लॉ को देख के अब एक चीज यहां से देखो कि रेट लॉ कितना कॉम्प्लिकेटेड आया। अब मैं चैप्टर की बिगिनिंग में आपको लेके जा रहा हूं, जब मैं कहता था रेट लॉ कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्योंकि ये जो बिना स्टेप्स लिखे थे उनमें अप्रोक्सीमेशन लगाए, तब जाके फाइनल रेट लॉ ऐसे बनते हैं। अब सोच के बताना एक चीज, अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई सपोज K3 is much less than K1 और K2, सपोज कोई कंडीशन लगा दी मैंने, यानी कि थर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट इज वेरी स्लो, यानी कि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आप उस वक्त क्या कर सकते हो, नीचे वाली टर्म को यहां से, मतलब K3 इतना छोटा है कि इस प्रोडक्ट का नंबर का वैल्यू K3O3 का वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफी इग्नोरेबल है। तो इसको कार्ड हटा दो। उस केस में आप इसे हटाओगे? यस सर। अगर आपने ये नंबर हटा दिया तो चेक करके देखो ये जो एक्सप्रेशन बचेगा, क्या ये वही एक्सप्रेशन बचेगा जो अभी आपने ओजोन O2 का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें इसका मतलब जो आपने वो ओजोन की रिवर्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वो बेसिकली इस एजम्पशन पे था कि K3 इज वेरी स्मॉल। यस सर। कि थर्ड स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग। अगर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होता, कोई ये कह देता, जो बिगिनिंग में एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया, क्या सर अगर ऐसा हो सकता है पहले स्टेप का रेट कांस्टेंट 50 हो और दूसरे का 40 हो, कंपेरेबल हो? यस सर। तो मैं कहूंगा उस केस में फिर आप किसी भी नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपका रेट लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर ऐसा रेट लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन बता दे RDS इज थर्ड स्टेप, यानी कि K3 नंबर इज सो स्मॉल दैट दिस नंबर ओवरऑल दिस प्रोडक्ट कैन बी इग्नोरेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपका वही क्वेश्चन बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जाके मर्ज हो जाए। यानी कि जो आपने टाइप 1 और टाइप 2 देखे थे ना, वो किसी अप्रोक्सीमेशन की भी फर्दर अप्रोक्सीमेशन थी। मैंने ऐसा क्यों बोला अप्रोक्सीमेशन की भी फर्दर अप्रोक्सीमेशन थी? ये भी तो आपने अप्रोक्सीमेशन से किया स्टेडी स्टेट। यस ऊपर से एक और अप्रोक्सीमेशन लगा दी, थर्ड स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग, यानी कि K3 इज इग्नोरेबल। तब जाके आपके वो बड़े सिंप्लीफाइड से एक्सप्रेशन बन रहे थे जो भी आपने टाइप 2 में देखे थे। तो इसमें आप हमने सारी कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट कर लिया। अगर कोई कह दे नहीं जी सेकंड स्टेप रेट डिटरमिनिंग है, K2 नंबर इज वेरी स्मॉल, मैं कहूंगा फिर ये इग्नोर कर दो। अगर ये इग्नोर कर देता हूं तो देखो K3 कट गया, O3 की पावर 1 रह गई, तो मैं कह दूंगा उस रिएक्शन केस में इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 1 बन गया। तो हमने जो मैथमेटिकल टेक्निक्स बनाए हैं ना, वो हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट कर लेते हैं। अब जितने भी हम पहले टाइप 1 देखें, टाइप 2 देखें, उसमें तो हम एक स्वाद चखते हैं कि जहां पर दे दिया जाता है ये स्टेप जी स्लो स्टेप है, तो हम बेसिकली एक टर्म इग्नोर करके हम पहले से बता रहे होते। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वो रिएक्शन एक तरह से सूडो रिएक्शन हो गई ना, दो फॉर टाइम हो गया। यस वो रिएक्शन एक सूडो रिएक्शन होगी, मतलब जैसे सूडो में हम इग्नोर कर देते थे डाइल्यूशन की कंडीशन में, तो उस टाइप से। ओके, उस टाइप से। बट ये चीज आपको किस किस सवालों का आंसर दे गई? उस स्टूडेंट का आंसर देगी अगर हर स्टेप की रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंपेरेबल हो। यस सर, मिल गया। ठीक है,
इस चीज का आंसर मिल जाएगा। अगर जरूरी है कि हर बार फास्ट स्टेप रिवर्सिबल हो, मैं कहूंगा फास्ट स्टेप रिवर्सिबल हो ना हो, स्लो स्टेप रिवर्सिबल हो ना हो, मान लो कोई स्टेप भी रिवर्सिबल ना हो, और अगर सारे स्टेप भी रिवर्सिबल हो तो देखो हर रिवर्सिबल स्टेप को स्टेप नंबर 1 और 2 रिवर्सिबल थे, पर हमने लिखे तो उसे इरिवर्सिबल की तरह थे। स्टेप नंबर 1 और 2 ओवरऑल ऐड कर दे तो सब कट रहा था, वो बेसिकली एक रिवर्सिबल स्टेप था जिसको मैंने इरिवर्सिबल की फॉर्म में स्प्लिट किया हुआ। तो जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में कहा था ना क्या पता स्लो स्टेप रिवर्सिबल हो, मैं कहूंगा उस केस को भी हम ऐसे एंटरटेन कर लेंगे, जो भी स्टेप रिवर्सिबल है, स्लो हो फास्ट हो, उसको इरिवर्सिबल की फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इंटरमीडिएट के ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के ओवरऑल रेट पता कर लेंगे। आई होप दिस इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? यस सर। इसके क्वेश्चन तो यहाँ पे जाके आज की क्लास का टॉपिक खत्म होता है। यस सर, तो टाइम हो गया। आई एम गोइंग टू नाउ एंड ऑफ द मीटिंग। सर आर्हीनियस वाली इक्वेशन में डाउट है। एक मिनट बाकी लोग जो जाना चाहते हैं वो दे कैन एंड ऑफ द मीटिंग, बाकी कोई एक्स्ट्रा डाउट्स वाले बंदे हो तो मैं रेडी हूं। साइड हो जाए, जिसमें एग्जिट करना है प्लीज कर दो। इस टाइप के साइड हो जाए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एलिमेंट्री है क्या? मैं इसे पूरा लिख लेता हूँ। सपोज K3 is less than K1 or K2, then K3O3 is much less than K2 into O2. So this expression becomes K1 K3 O3 का स्क्वायर अपॉन K2 into O2। तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बन गया K1 K3 by K2। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। O3 का स्क्वायर इनटू O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज नेगेटिव। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है -12 into DO, हाँ, -12 into DO3/dt equals to 1/3 DO2/dt, ये भी वो करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये भी वो करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ये तो हमेशा ही होल्ड करता है ना। मैंने यहाँ पे कुछ ये थोड़ा ना लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, बस ये बोला रेट ऑफ रिएक्शन इस टर्म्स के बराबर। हाँ लेकिन वो वो तो हम जो शुरू सर से कह रहे थे। लेकिन वो जो सर हमने 3 स्टेप बना के जो रिएक्शन की थी उससे जो आंसर आएगा जरूरी है उसमें ये होल्ड हो ही जाए हमेशा। हाँ हमेशा ही होगा, हमेशा। क्यों ना होने का कारण क्या हो सकता है? नहीं मतलब उसमें हमने 3 अलग अलग रिएक्शन बनाई थी, फिर उन सब में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया था, फिर उस सब के हिसाब से आंसर निकाला है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो एलिमेंट्री स्टेप पे लगना था ना, और ये प्रोसेस तो एलिमेंट्री नहीं थी। तो मैंने ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम ऐसे लिख सकते हैं d/dt बाय कोएफिशिएंट फॉर एवरीवन। यस सर। बट अब यहाँ पे लिखो K1 into O3 की पावर समथिंग, K2 into O2 की पावर समथिंग, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमें पता करना पड़ेगा मैकेनिज्म से। नहीं सर मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो आपने लिखा है हमेशा वो करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। यस, दिस विल बी ऑलवेज एप्लीकेबल। सर इसमें थर्ड स्टेप एलिमेंट्री है क्या? सारी एलिमेंट्री भाई, सारी एलिमेंट्री है, सारी ही एलिमेंट्री। सर इसमें बाय dt सर नहीं निकाल कर सकते इसमें। दोबारा बोलो। DO2/dt। हाँ, उसको क्या कर दें? 0। उसको निकाल के सर आंसर यहाँ पे आप DO3/dt उसको निकाल लो, चलो तब भी आंसर सेम आएगा। सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है उसमें ये आएगा DO2/dt में ये 3 नंबर अपने आप आएगा, लेके मत आना। जैसे ये 2 नंबर अपने आप आएगा, वहां पर ये 3 नंबर के बराबर आ जाएगा। वहां फिर साइन भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप। कुछ ऐसी मैथ्स चलेगी, करके देखना, मतलब डोंट बिलीव ऑन मी, करके देखना। सर इसके होमवर्क इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारा मेंशन किया हुआ आपको छुट्टियों से पहले, काइनेटिक्स का। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश होने के कगार पे, बस मुझे आर्हीनियस में डाउट है। लास्ट है, 1 मिनट, मेरा पेंडिंग सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली दूर दूर तक नहीं आने वाला, फिर भी मैं उस पेंडिंग टॉपिक को कंप्लीट करके बोलूंगा मेरा चैप्टर कंप्लीट है। फिजिक्स में पढ़ा दिया है रेडियो एक्टिविटी पूरा। फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी हो गया ना पूरा? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो आपने अभी पढ़ाया है सर, इस बेसिक के क्वेश्चन नहीं थे शीट में, तो मतलब ये ज्यादा पूछा नहीं जाता क्या? नहीं यार, वहां पे इतना टाइम थोड़ा ना था इतना सब सॉल्व करके कोई पूछेगा। मैंने बोला तो है टाइप 1 टाइप 2 आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है।
वही। लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करवानी है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन बताना जिस टाइप का पूछा जा सकता है, पर वो इस फॉर्म में नहीं पूछा जाता, इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं पूछा जाता। अगर आपको ये लिखने आ गए थे ना, ये जो मैंने अभी लिखे थे DO/dt, DO2/dt, DO3, वो लिखने आ गए, बहुत बड़ी बात है। बस उतना ही काफी है, मोर देन इनफ। ओके। गाइगर मूलर काउंटर पढ़ना है ना भाई ना, नहीं वो तो पढ़ना है वैसे भी रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में। नहीं, क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 उसका रिलेशन इससे है ही नहीं, वो तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से वैसे सॉल्व हो जाएगा। और क्या। जीएम काउंटर वाले क्वेश्चन, जीएम काउंटर का प्रिंसिपल मैकेनिज्म वो थोड़ा ना पढ़ना है, वो तो विदाउट एनी नोइंग व्हाट हैपेंस इन जीएम काउंटर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा। सर आर्हीनियस में एक डाउट था कि आर्हीनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए मतलब कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स दे देती है ना? देगी, बिल्कुल देगी। फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में डेविएशंस आ जाती हैं। हाँ, डेविएशंस आ जाएगी जीरो ऑर्डर में। तो सर जो आपने याद है मतलब कि दिवाली के पहले एक डिस्कशन हुआ था इस पे, जिसमें आपने बोला था कि जो आपने पेजेस भेजे थे उसकी फोटोज, उसमें बोला था कुछ एरर है, तो उसमें मैंने देखा ना, तो वो सेकेंड ऑर्डर के लिए एग्जैक्ट फिट बैठ जा रही है, मतलब जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो तो निकल जा रही है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखते हैं तो कंसंट्रेशन का फैक्टर एक बच जाता है। इसका मतलब क्या एक्सपोनेंशियल फैक्टर? एक मिनट, मतलब मैंने बस इतनी चीज बोली थी कि उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट, सॉरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेट इट बी सिग्मा, और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। सर उस पेज पे जो लिखा था उसकी बात कर रहा हूँ, जो पेज आपने भेजा था। हाँ, सर एक अमोनिया, मिल गया, एक मिनट। सर उसमें रेट लिखा हुआ था Z1 और Z2 इंटू ई की पावर माइनस EA/RT इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और तो मैंने ये चीज इसमें एडिट कराई थी कि वो रेट नहीं था, वो रेट कांस्टेंट था। नहीं सर, वो रेट ही लेना पड़ेगा, रेट नहीं लेते हैं ना तो वो कांस्टेंट में कंसंट्रेशन टर्म आ जाती है। नहीं आएगी ना, ये देखो उसी चीज के लिए तो मैंने बोला था कि मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है, सेकेंड ऑर्डर की भी है, रेट इज K टाइम्स A², सेकेंड ऑर्डर की है, कंसंट्रेशन टर्म आ गई यहाँ पे। इस K में क्या क्या काउंट करना है? इस K में मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, सिग्मा ओरिएंटेशन फैक्टर काउंट करूंगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ ए की पॉपुलेशन ये काउंट करूंगा, 3 नंबर, और बाकी सब कंसंट्रेशन ऑफ A² में ये रेट के एक्सप्रेशन में आएगा। वो अल्फा नंबर मैंने साथ में कांस्टेंट ले लिया, जो भी अल्फा, सारे कांस्टेंट लटरम बटरम। कंसंट्रेशन टर्म तो एक अलग चीज होगी, ये पूरा नंबर में मेरे लिए रेट कांस्टेंट में आ गया, और मैंने उसमें इस नंबर को लिख दिया, रेट कांस्टेंट है Z अल्फा सिग्मा e⁻⁻ EA/RT। ये नंबर मेरे लिए बन गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर A, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A। सर मतलब बात ये कि सर आपने जिस तरह से बताया था उसमें हम अल्फा एक मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी तो है नहीं, तो अल्फा को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से दिया है उसमें बिना अल्फा के इंट्रोड्यूस किए सेकंड ऑर्डर के लिए एकदम फिट बैठ रहा है। हाँ, जबकि पर उससे तुम लोगों को डायमेंशन वाइज कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? सर आपने जो लिखा है ना उसमें डायमेंशन कौन चेंज कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। अल्फा अगर डायमेंशन चेंज करेगी तो क्वांटिटी भी चेंज नंबर, अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है। क्या कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होते कुछ? अच्छा, ये फॉर ए गिवन रिएक्शन, फिर
नहीं सर, इन्होंने जो लिखा है ना सर, z की जो वैल्यू इन्होंने मार्क की है मतलब बुक में 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर CN स्टार का स्क्वायर, वो एक अलग चीज है, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स है। उसके फाइनली जो यूनिट्स आएंगे ना, वो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। हाँ, तो अगर उस फॉर्मूले को यूज करते हैं ना सर, वो जो इन्होंने रेट दिया है वो एग्जैक्ट रेट कांस्टेंट दी है, सॉरी, उसमें वो एग्जैक्ट फिट बैठ जाता है, वो जो k इंटू ए स्क्वायर है ना। मुझे इसमें ये बताओ, जो उसमें उन्होंने लिखा ना KA स्क्वायर इज इक्वल टू Z11 e रेज़ टू पावर माइनस EA/RT डॉट P है, ठीक है। अब इसमें Z11, अब इसमें डायमेंशनली एक बार चेक करके बताना, सपोज मेरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, यस सर, तो मेरे रेट कांस्टेंट K के यूनिट्स क्या आने चाहिए थे? लीटर पर मोल पर सेकंड। यस सर, 1/मोलर। तो वो कौन एडजस्ट कर रहा होगा यहाँ पे? Z ही एडजस्ट करेगा यहाँ पे। नहीं, Z फिक्स है 1/√2 पाई सिग्मा, 1/√2 पाई सिग्मा। यहाँ पे जो n लिया है ना सर, वो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लिए हैं। हाँ ठीक है, मैं भी ये जब मैं बोल रहा हूँ ना मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूँ, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो वो फिर वॉल्यूम में हो जाता है रिड्यूस जब वो ए स्क्वायर इधर भेजते हैं। यूनिट वही आ रही है सर। कौन सी, कितनी, क्या आ रही है? 1/मोलर सेकेंड, ऑर्डर वाली 1/मोलर सेकेंड। यस सर, यस सर। और अगर ये थर्ड ऑर्डर वगैरह, हाँ, तब फिट नहीं बैठ रहा, तब उसमें कंसंट्रेशन का एक टर्म आ जा रहा है, तो वो जो भी टर्म आएंगे वो हमारे एक अनदर कांस्टेंट ने कैरी करने हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कि एक इक्वेशन है जो बोल रही है कि बिना कंसंट्रेशन के फ्री आ रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अपने आप में बहुत सारी टर्म्स का कॉम्प्लिकेटेड एक नंबर है, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो अलग बात है कि वो अलग बात है। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, फॉर ए गिवन रिएक्शन विद ए गिवन स्टोइचियोमेट्री, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सम कांस्टेंट। द मोमेंट यू चेंज योर कोएफिशिएंट्स, यू चेंज योर स्टोइचियोमेट्री, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी फिर अपने आप उस हिसाब से बदल जाएगा। वैसे अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट आ गई तब तो कांस्टेंट, वो रेट के लिए कोई कांस्टेंट तो हुआ नहीं। कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट इन द सेंस हम उसके बस यूनिट के टर्म में ऐसा बोल रहे हैं। अगर मेरे लिए, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई मुझे बोले ना कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें रेट कांस्टेंट टाइम्स a क्यूब है, अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि k के यूनिट्स क्या आएंगे, हम यही कहेंगे ना पर, मतलब पर मोलर स्क्वायर पर सेकंड। वो पर मोलर स्क्वायर पर सेकंड अब इसने बनाना जैसे मर्जी बनाए, अब ये इसके ऊपर जिम्मेवारी है उसकी। अब वो चाहे अपने स्टेरिक नंबर यानी कि अपने सिग्मा नंबर को देखे, चाहे वो अपने अल्फा नंबर को देखे, चाहे वो अपनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को देखे, वो कैसे भी देखे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा है खुद को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही बेसिकली, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिराइव किया था ना एक्सप्रेशन, तो हमने ये मानना था कि हमेशा ड्यूरिंग द कोलिजन 2 मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। वो जो फैक्टर एजम्पशन है कि हमेशा 2 मॉलिक्यूल ही कोलाइड करेंगे एक स्टेप में, वो एक बहुत बड़ी एजम्पशन है जो मैक्सिमम केसेस में फिट बैठती है, पर जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर टर्म्स में चले जाते हो। अब एक चीज देख, खुद सोच, अगर मैंने बोला रेट में ऑर्डर 3 आ रहा है, इसका मतलब स्लो स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे, माइट बी पॉसिबल। यस सर, यस सर। और अगर 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का वो एक्सप्रेशन तो हमारा बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के एजम्पशन पे बना था। हाँ यस सर। तो वो फिर z ही नहीं ट्रू है, z का फिर नया फंक्शन बना। समझ आया, यानी कि वो इसके ऊपर है सब कुछ। मतलब n स्क्वायर आ रहा है, वो सेकंड ही के लिए आएगा, जब थर्ड ऑर्डर हो जाएगा तो n क्यूब हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि आर्हीनियस में तो वैसे भी सेकंड ऑर्डर के लिए फिट बैठता था, वो फर्स्ट और बाकी ऑर्डर्स के लिए तो डेविएशन शो करता था, इसीलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो नहीं बेचारा कहीं भी कोई प्रॉब्लम करता, मतलब हायर ऑर्डर में वो डेविएशंस कर देता था। हायर ऑर्डर में ये डेविएशंस आएंगे और उन डेविएशंस को काउंट करने के लिए आपके k नंबर के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अपनी एक सर्टेन वैल्यू विद सर्टेन यूनिट आना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो n स्टार की पावर है वो चेंज होगी कि कोई नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या कोई नया फैक्टर आए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो जरूरी नहीं।
क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन आर मोस्ट प्रोबेबल, तो हो सकता है वो कोई थर्ड फैक्टर हो। पर अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि क्या आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर पे वैलिड, हम कहेंगे नहीं, इट्स सफिशिएंटली वैलिड। बस ओनली डिफरेंस जो हमारा प्री इस के अंदर प्री एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही है, वो उसके अंदर जो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो स्टेरिक नंबर हो, उनमें कहीं ना कहीं किसी तरीके का चेंज दिख रहा है। इसीलिए हम ये वर्ड बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द रिएक्शन। जब नेचर पे चलेगी बात, इसका मतलब देयर आर मेनी लेटरम पटरम टर्म्स व्हिच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। इज दैट क्लियर? तो z का वो फॉर्मूला मान के तो नहीं चलते हैं फिर। हम z का वो फॉर्मूला मान के चलेंगे, लेकिन ये कह देंगे कि जो थर्ड टर्म कोई आ रही होगी वो कोई नया फैक्टर है जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम ये एजम्पशन हमेशा लगा के चलते हैं कि बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन देखेंगे। मतलब जहां रिक्वायरमेंट होगी फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहां नहीं होगी वहां हटा देंगे। नहीं करें, हाँ बिल्कुल सही। और कुछ किसी ने कुछ पूछना है? कैन आई क्लोज द मीटिंग? ओके चलो।